हेलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मा कोचिंग क्लासेस में। मेरा नाम है सुमित कुमार चौबे। आज मैं आप लोगों के सामने फ्रेंड्स ये आपका सेट पेपर ग्रामीण विकास की योजना का आपका सेट पेपर 5 है। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये आपका 81 से लेकर हम लोग पूरा करेंगे 100 तक के प्रश्न। अगर आपने इससे पहले वाले जितने भी सेट है, 4 सेट है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा, जिससे क्या है आपका पिछला वाला भी प्रॉपर वे में चलता रहेगा और इस चीज को भी आप क्या कर पाएंगे, इस चीज को भी आप आगे कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स कि आपको निरंतर अगला अगला सेट पेपर देखते रहना है, ऐसा नहीं करना है। पिछला रिवाइज करके ही आना है। जितने भी पिछले वीडियोस बन चुके हैं उसको रिवाइज कीजिए, फिर इसको आइए। इससे क्या है आपका निरंतर पिछला वाला भी चलता रहेगा और आगे तो आप बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, आंसर कमेंट करना शुरू कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 81 से 100 प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या है आपका 81 से 100 प्रश्न में, चलिए यहां से हम पेन ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है 81 प्रश्न हमारा। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति हेक्टेयर वित्तीय सहायता राशि होती है। मतलब कि फंडिंग अवेलेबल करवाते हैं, कितनी राशि की फंडिंग अवेलेबल करवाते हैं। तो आपका है आंसर कमेंट कीजिए इसका। 6000, 9000, 12000 और आपका 15000। ठीक है, तो आप आंसर इसका कमेंट कीजिए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका 12,000 रुपए। ठीक है, अब एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम ये क्या है, इस चीज पे हमको ध्यान देना है कि एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम क्या है। तो यह एक क्या है आपका, यह एक योजना बनाती है। अब इस योजना के तहत क्या किया जाता है कि किस तरीके से हम जल को संरक्षित कर पाए, किस तरीके से हम जल को संरक्षित कर पाए, इस चीज को का ध्यान रखती है ये। ठीक है, ये कार्यक्रम के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसमें जो राशि प्रदान की गई है आपका कितना है, 12,000 रुपए की राशि है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब 82 प्रश्न चलते हैं। ये क्या बोल रहा है कि गांव में जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम को लागू करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है आपका कि कोई भी योजना का अगर लागू किया जाता है तो ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब उस योजना को लागू कर दिया गया है और उसको मतलब कोई लुकआउट ना करे, उसको कोई वॉच ना करे। तो उसके लिए क्या है कि हर एक इंसान को, जैसे कि आप मान के चलिए कि ग्रामीण विकास जो मंत्रालय है, ठीक है, वही इस चीज को क्या करती है, देखती है, लुकआउट करती है। तो हर मंत्रालय में अगर कोई भी योजना को शुरुआत की जाती है तो हर मंत्रालय क्या करती है, एक जिम्मेदार इंसान को क्या करती है, अपॉइंट करती है और उस अपॉइंट किए हुए जिम्मेदार इंसान को, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले को, उस चीज का अध्यक्ष बना देती है। तो ये इसको क्या बोलना चाह रहा है प्रश्न के अंतर्गत कि गांव में जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम को लागू करने की जिम्मेदारी किससे दी गई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आंसर कमेंट करना है। सरपंच, ग्राम पंचायत, माइक्रो वाटर शेड समिति, कृषि समिति और वन समिति। तो आंसर कमेंट कीजिए इसका। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है माइक्रो वाटर शेड समिति। ठीक है, इनको क्या किया दिया गया है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम में ये अपना योगदान देंगे। ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए 83 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है कि एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन, ठीक है, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम कोष में केंद्र और राज्य सरकार के हिस्से का अनुपात कितना है। अब देखिए इसमें आपको क्या ध्यान देना है, 3 चीज ध्यान देना है, केंद्र, राज्य और ये कोष। कोष का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, फंडिंग को बोला जाता है कोष। ठीक है, तो ये कहना ये चाहता है कि एकीकृत जल संग्रहण, ठीक है, जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम में जो फंडिंग का जो है आपका हिस्सा है उसका अनुपात कितना रहता है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है, इसका जो अनुपात रहता है 90:10 का होता है। ठीक है, यानी कि 90:10 का होता है, जिसमें ये वाला जो पार्ट है 90 वो केंद्र का होता है आपका, और जो 10 का होता है फ्रेंड्स ये आपका होता है राज्य का होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसका क्या है आपका करेक्ट आंसर 90:10। ठीक है, चलिए आंसर हम लोग
कमेंट कीजिएगा। 84 प्रश्न हमारा क्या कहता है, जल ग्रहण समिति, जल ग्रहण समिति का गठन कौन करता है। अब देखिए, जल ग्रहण समिति का गठन कौन करता है, आंसर कमेंट कीजिए। ग्राम सभा करता है, या ग्राम पंचायत करता है, जनपद पंचायत करता है, या जिला पंचायत करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ग्राम सभा करता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 85 की तरफ बढ़ते हैं। अब 85 प्रश्न हमारा क्या बोलता है, 85 प्रश्न बोलता है एकीकृत जल संग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम की माइक्रो वाटर शेड इकाई का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जल संग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, इनका मेन मोटो क्या होता है, इनका मेन मोटो मतलब कि उद्देश्य क्या होता है इनका। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जल संग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का मेन मोटो क्या होता है। अब देखिए, आपको मैं इससे अंतर्गत अब मैं आपको मतलब ध्यान में रखते हुए आपको नॉलेज देना चाहूंगा कि देखिए, ये जो जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम के जो हैं, इसमें क्या करता है, किया जाता है, इसमें आपको यह कार्यक्रम के अंतर्गत ये चीज देखा जाता है कि प्रॉपर वे में जल संग्रहित किया जा रहा है कि नहीं। ठीक है, जल संग्रहण को मद्देनजर रखा जाता है। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है, मतलब मिट्टी उपजाऊ है या नहीं। अब मिट्टी उपजाऊ होगा तभी तो प्रॉपर वे में सिंचाई होगा ना। ठीक है, मिट्टी उपजाऊ है के लिए जल संग्रहित करने के लिए किया जाता है, तो ये चीज इसमें ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए माइक्रो वाटर शेड इकाई के क्षेत्रफल को एक निर्धारित किया जाता है, जिसके अंतर्गत कुछ भूमि दी जाती है। तो कितनी भूमि दी जाती है, देखिए आंसर कमेंट कीजिए इसका। तो इसका जो आपका भूमि दी जाती है वो आपका है 500 हेक्टेयर। बी इज अ करेक्ट आंसर, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब हमारा 86 प्रश्न चलते हैं। 86 प्रश्न क्या बोलता है कि वाटर शेड प्रबंधन के अंतर्गत, वाटर शेड प्रबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे विकसित करने को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। मतलब कि बोल रहा है, ये प्रश्न को समझिए एकदम अच्छे से। वाटर शेड प्रबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे विकसित करने के लिए प्राथमिकता दी गई है। मतलब इसको डेवलप्ड करने के लिए किसको प्राथमिकता दी गई है, अवक्रमित भूमि को, ठीक है, वर्षा सिंचित कृषि योग्य भूमि को, या ए और बी दोनों को। ठीक है, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आप आंसर कमेंट कीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए और बी दोनों को। अब देखिए इसमें क्या है, अवक्रमित भूमि क्या होती है, अवक्रमित भूमि क्या होती है कि जितने भी जो उपजाऊ जमीन है, क्या है, जितने भी उपजाऊ जमीन है, यानी कि आपका उपजाऊ जमीन क्या है, फर्टाइल लैंड होते हैं। फर्टाइल लैंड जो है, उपजाऊ जमीन है, उसके अंतर्गत सिंचाई के जितने सारे साधन उपयोग किए जाता है उनको ध्यान में रखा जाता है। प्लस दूसरा क्या है, वर्षा सिंचित कृषि योग्य भूमि क्या है, कि मतलब कि वर्षा से सिंचाई किया हुआ भूमि, ठीक है, कृषि क्षेत्र भूमि ये है। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा, आपका अवक्रमित भूमि भी आएगा और वर्षा सिंचित योग्य भूमि भी इसके अंतर्गत आता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। 87 प्रश्न क्या बोलता है, देश में नई वाटर शेड परियोजना किस तिथि को कार्यान्वित किया गया है। अब ये परियोजना चलाया क्यों जाता है ये तो समझिए। ठीक है, ये परियोजना क्यों चलाया जाता है, ये परियोजना इसलिए चलाया जाता है जिससे जल को संरक्षण कर पाए। ठीक है, जल को संरक्षण कर पाए। दूसरा, वृक्षारोपण प्रॉपर वे में हो। ठीक है, वृक्षारोपण प्रॉपर वे में हो। ठीक है, उसके बाद सिंचाई के जो वर्षा देखिए क्या है, वर्षा आपका सिंचित क्षेत्र है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है ये आपको मैं बताना चाहता हूं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है वो क्या करती है, मतलब ये परियोजना लागू करती है जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग जो रह रहे हैं
ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनकी जो जीवन स्तर है उसमें क्या हो, उनकी जीवन स्तर विकसित हो पाए, इसीलिए नई नई परियोजनाएं को क्या करती है, वो लागू की करती है। ठीक है, तो नई वाटरशेड परियोजना किस तिथि को कार्यान्वित किया गया था, चाहे आंसर कमेंट कीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर 2008 से में इसको लागू की गई थी। ठीक है, लागू क्यों करना पड़ा, लागू इसलिए करना पड़ा क्योंकि क्या है, पहले प्रॉपर तरीके से जल संग्रहित संरक्षण नहीं कर पाया जाता था, जिसकी वजह से आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आपको यह चीज लागू की गई 2008 में। ठीक है, चलिए आंसर कमेंट कीजिएगा दो। ठीक है, अब आपका क्या है 88 प्रश्न। 88 प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाटरशेड समिति की विशेषता, यहां पे ये ध्यान देना है, नहीं है। कई बार हम एग्जाम में क्या कर लेते हैं, इस चीज को छोड़ के आ जाते हैं और नहीं को नहीं पढ़ते हैं, नहीं को नहीं पढ़ते हैं, जिसकी वजह से आंसर हमारा गलती हो जाता है। वाटरशेड समिति का गठन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। वाटरशेड समिति का पंजीयन कराना अनिवार्य होता है। ग्राम पंचायत द्वारा वाटरशेड समिति की अध्यक्षता नियुक्ति की जाती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है इस प्रश्न के अंतर्गत कि वाटरशेड समिति की विशेषता के अंतर्गत नहीं आती है। कौन सी विशेषता के अंतर्गत नहीं आएगा, आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका सी। सी इज ए करेक्ट आंसर, यानी कि ग्राम पंचायत द्वारा वाटरशेड समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति। अब क्या है, अध्यक्ष की नियुक्ति इसके अंतर्गत नहीं आती है। ये चीज, बाकी सारे चीज आएंगे, लेकिन ये अध्यक्ष की नियुक्ति, ग्राम पंचायत के वाटरशेड समिति के जो अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं आती है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब 89 प्रश्न चलते हैं। 89 प्रश्न क्या बोलता है कि वाटरशेड परियोजना के चयन मतलब कि रिक्रूटमेंट में किस मापदंड को शामिल नहीं किया जाता है। मतलब क्या बोल रहा है कि वाटरशेड परियोजना के चयन में किस मापदंड का, यानी कि किस पैरामीटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, किस पैरामीटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो पीने के पानी की अत्यधिक कमी के लिए, जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन के लिए, या अक्रमित भूमि की उपलब्धता के लिए, या वाटरशेड भूमि की सुनिश्चित सिंचाई के शामिल होने के लिए। ठीक है, तो आंसर कमेंट कीजिए इसका। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका, वाटरशेड भूमि की सुनिश्चित सिंचाई के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, चयन में। चलिए 90 प्रश्न हमारा क्या कहता है, 90 प्रश्न हमारा ये कहता है कि वाटरशेड परियोजना की बहुस्तरीय, ठीक है, बहुस्तरीय क्या होता है, देखिए बहुस्तरीय का मतलब क्या होता है, पॉली लेवल। पॉली मतलब क्या होता है, इसको हम लोग बहुस्तरीय बोलते हैं। ठीक है, बहुस्तरीय पद्धति में कितने स्तर होते हैं, यानी कि कितने लेवल्स होते हैं। लेवल्स कितने के होंगे वाटरशेड परियोजना की बहुस्तरीय पद्धति में, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है कि 2 होता है। चलिए आंसर कमेंट आप जरूर कीजिएगा। इसका जो होता है फ्रेंड्स 2 स्तरीय होता है, यानी कि 2 लेवल्स होते हैं। चलिए 91 प्रश्न का आंसर दीजिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग जल ग्रहण कार्यक्रमों का संचालन, ठीक है, बेकार पड़ी जमीनों, कम उपजाऊ भूमियों के विकास के लिए कर रहा है। इनमें क्या शामिल है, अब यहां पे शामिल है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, कहां पे शामिल नहीं है लिखा है और कहां पे शामिल है लिखा है, इस चीज को ध्यान में रखना है आपका। तो देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग जल ग्रहण कार्यक्रमों का संचालन बेकार पड़ी जमीनों यानी कि जो बैरन लैंड होते हैं, ठीक है, बंजर भूमि होती हैं वो वाली, और आपका क्या है कम उपजाऊ यानी कि लो फर्टाइल जो होती है, कम उपजाऊ जो जमीन होती है, उसके विकास के लिए यानी कि उसके डेवलप के लिए कर रहा है। इसमें क्या शामिल है, समेकित बंजर भूमि का विकास कार्यक्रम शामिल है, या सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शामिल है, या मरुभूमि विकास कार्यक्रम शामिल है, या उपयुक्त सभी शामिल है। तो आप इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है उपयुक्त सभी, यानी कि आपका क्या है इसके अंतर्गत समेकित
समेकित बंजर भूमि कार्यक्रम भी आता है, सूखा संभावित क्षेत्र भी आता है, मरुभूमि विकास कार्यक्रम भी आता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस चीज का ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, चलिए अब 92 प्रश्न चलते हैं। 92 प्रश्न हमारा क्या है? भूमि संसाधन विभाग एक नई पहल हरियाली है। भूमि संसाधन विभाग एक नई पहल हरियाली है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, तो 2002 में की गई थी, 2003 में की गई थी, 4 में की गई थी या 5 में की गई थी? ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट करना है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? 2003 में की गई थी। अब ये भूमि संसाधन विभाग का क्या मेन मोटो होता है, क्या लक्ष्य क्या होता है, एम क्या होता है इनका, कि क्या है कि हरियाली जो है, मतलब आपका जो है वातावरण में प्रॉपर वे में तरीके से आपका क्या है, हरियाली है कि नहीं। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखना होता है। इसके लिए एक क्या की गई थी, पहल की गई थी। ठीक है, तो ये कब की गई थी? आपका 2003 में की गई थी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए अब हमारा क्या है, प्रश्न संख्या 93 है। 93 प्रश्न क्या कहता है? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको कब लागू किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे कब लागू किया था? आंसर कमेंट कीजिए। आपका 1973-74 में, 1900 आपका 80-85 में, 90-95 में, या फिर 2002 से 2005 में? आंसर कमेंट करना है आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका है 1973-74 में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम केंद्र सरकार ने लागू किया था। चलिए आंसर आप इसका कमेंट कीजिए। 94 प्रश्न का क्या कहता है आंसर? चलिए प्रश्न क्या कहता है हमारा? किस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण समुदाय के आर्थिक विकास के लिए, यानी कि आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियली डिपेंड के लिए, ठीक है, फाइनेंशियली डेवलपमेंट के लिए किसको बढ़ावा देना? ग्रामीण क्षेत्र में समाज के संसाधनहीन गरीब लोगों और समाज के उपेक्षित वर्गों को आर्थिक स्थिति में यानी कि फाइनेंशियली डिपेंडेंट के सुधार में लाने के लिए क्या है? ठीक है, क्या है? एकीकृत जल संग्रहण प्रबंधन योजना, या समेक्षित बंजर भूमि विकास योजना, या फिर आपका मरु विकास योजना, या फिर सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम? कौन सा आता है? ठीक है, चलिए आंसर कमेंट कीजिए इसका जो करेक्ट आंसर है आपका मरु विकास कार्यक्रम आता है। ठीक है, अब यहां पे मरु विकास कार्यक्रम आपको ध्यान में रखना है। आपको देखिए कुछ पॉइंट को ही ध्यान में रखना है। क्या बोल रहा है? कार्यक्रम का उद्देश्य। अब कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, यानी कि एम क्या है? जिससे कि ग्रामीण समुदाय यानी कि ग्रामीण समुदाय में रह रहे लोगों को आर्थिक विकास यानी कि फाइनेंशियली डिपेंड आर्थिक विकास का मतलब क्या है? जिनके पास पैसा उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है, आर्थिक विकास हो पाए, को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो संसाधनहीन, जो गरीब लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को, समाज के उपेक्षित वर्गों के लिए क्या किया गया है? मरु विकास कार्यक्रम का योजना शुरू किया गया है। चलिए अब क्या है आपका 95 प्रश्न हमारा क्या कहता है? 95 प्रश्न हमारा कहता है कि समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था? ठीक है, बंजर भूमि यानी कि बैरन लैंड को कब, इस कार्यक्रम को कब लागू किया गया था? तो चलिए 1989 में, 2002 में, 4 में या 8 में? इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो आंसर है करेक्ट आंसर 1989 में किया गया था। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए 96 प्रश्न क्या बोलता है? निरांचल राष्ट्रीय वाटर शेड परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, 2014 में, 15 में, 16 में या 17 में? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 2016 में की गई थी। चलिए आंसर कमेंट कीजिएगा। 97 प्रश्न क्या बोलता है हमारा? निरांचल परियोजना के लिए विश्व संस्था ने सहयोग दिया था। किस विश्व संस्था ने सहयोग दिया था? आईएमएफ ने दिया था, यूनाइटेड नेशन ने दिया था, वर्ल्ड बैंक ने दिया था, या आपका इनमें से कोई नहीं? अब देखिए आईएमएफ क्या होता है, ये बच्चों को हम पता नहीं होता। तो आईएमएफ जो होता है आपका होता है इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड बोला जाता है इसको, इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड बोला जाता है। ये क्या करता है?
ये मतलब जिस भी देश को आर्थिक स्थिति से जो कमजोर देश हैं जिनको फंडिंग की आवश्यकता होती है वो देता है। ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है वर्ल्ड बैंक क्या करता है, इसमें फंडिंग इस परियोजना में दिया था। ठीक है, अब कई बार पूछ लिया जाता है, मतलब कि आपका इस तरीके से भी पूछ सकता है, मतलब उल्टे तरीके से भी पूछ सकता है कि विश्व बैंक ने छत्तीसगढ़ के किस परियोजना के अंतर्गत आपका वित्तीय सहायता किया था। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक ने आपका निरांचल परियोजना के लिए ही इसको किया गया था। यानी कि इस तरीके से उल्टा भी प्रश्न पूछा जा सकता है विश्व बैंक को देकर। तो आपको ध्यान में रखना है, निरांचल परियोजना के लिए विश्व स्तर पर वर्ल्ड बैंक ने इनको फंडिंग अवेलेबल किया था। ठीक है, इस योजना के लिए। चलिए, अब 98 प्रश्न क्या कहता है, निरांचल परियोजना छत्तीसगढ़ में कांकेर के साथ साथ, ठीक है, कांकेर के साथ साथ और कौन से जिला को शामिल किया गया है। ठीक है, कांकेर तो ऑलरेडी ही है इसमें, लेकिन इसके साथ साथ कौन से जिला को शामिल किया गया था, राजनांदगांव को, ठीक है, रायपुर को, जसपुर को या सरगुजा को। आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है, कांकेर के साथ साथ आपका जसपुर को शामिल किया गया था। इसमें शामिल किया गया था निरांचल परियोजना, ठीक है, शामिल किया गया था। चलिए, अब हम लोग प्रश्न संख्या 99 की तरफ बढ़ते हैं। 99 प्रश्न हमारा क्या कहता है, 99 प्रश्न हमारा ये कहता है कि छत्तीसगढ़ के हर जिले में कम से कम कितने तालाब बनाए जाएंगे, यानी कि मिनिमम टू मिनिमम कितने तालाब बनाए जाएंगे। ठीक है, मिनिमम टू मिनिमम कितने तालाब बनाए जाएंगे, आंसर कमेंट कीजिए आप इसका। ठीक है, चलिए आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 75 आपका क्या किए जाएंगे, तालाब बनाए जाएंगे। अब ये तालाब हर जिले की बात की जा रही है, ये प्रॉपर एक मतलब जिला नहीं है, ये हर जिले की बात बनाई जा रही है, जिसके अंतर्गत 75 जो आपका होगा तालाब बनाए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा इस सेट पेपर का अंतिम प्रश्न है जो कि है 100। ठीक है, अब ध्यान में रखिए, अमृत सरोवर योजना के तहत, अमृत सरोवर योजना के तहत बिलासपुर के कितने, अब देखिए आपको ये आपका प्रॉपर वे में बता दिया गया है कि बिलासपुर के कितने तालाब, ऐसा नहीं बताया गया है कि आपका दुर्ग में कितने तालाब, ठीक है, या रायपुर में कितने तालाब, ऐसा नहीं, इसमें बिलासपुर आपका पर्टिकुलर बता दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको एग्जाम में गलती नहीं करना है कि जो बोल रहा है बस उसी का आंसर देना है। बिलासपुर में कितने तालाब विकसित किए जाएंगे, डेवलप किए जाएंगे, आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 75 है तालाब। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। आई होप ये चीज आपका जितने भी सेट पेपर के जो क्वेश्चंस थे 81 से लेकर 100 तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियोस में आपके क्या होंगे फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वो प्रॉपर वे में हर एक प्रश्न का डिटेलिंग प्राप्त होगा। ठीक है, कि वो चीज क्या है और किस तरीके से उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, हर एक प्रश्न में आपको मिलेगा, जिसके अंतर्गत क्या कर पाएंगे आप अपने नोट्स को भी अच्छे से प्रॉपर वे में बना पाएंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं आपके सेट पेपर के, वो आप क्या कीजिए, अपना प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चलिए। नोट्स बनाने का फायदा क्या है, नोट्स ही आपके वेपन है, यानी कि हथियार है। क्यों हथियार कह रहा हूं मैं, क्योंकि आपका जो एग्जाम आएगा तो वो क्या करेंगे, यही आपके बनाए हुए नोट्स से आप क्या करेंगे, बार बार रिवाइज करके एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेट में, सेट नंबर 6 में, जिसमें प्रॉपर वे में बहुत अच्छे से डिटेलिंग होगी। आई होप ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, और जब भी नेक्स्ट आप वीडियो देखते हैं, सेट देखते हैं, तो पिछला रिवीजन करके आइए। ठीक है, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलते हैं तब नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।